नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। बुलेटिन में चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जमशेदपुर में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला है। तनाव वाले इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया है। फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, वहां पर भी बंद का आह्वान किया गया है। तो जमशेदपुर में भी स्थिति नियंत्रण से बाहर एक तरीके से कहें तो वो रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वही स्थिति। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दो समुदाय में दरअसल झड़प हुई थी और झड़प को लेकर राज्य में बंद का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों की ओर से ये बंद का आह्वान किया गया। और अब इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्या स्थिति है और कैसे यहां पर तोड़फोड़ किया गया, पथराव किया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। आगजनी की गई, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई। तो देखिए, तोड़फोड़, पथराव, आगजनी और उसके बाद धारा 144, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा और झारखंड के जमशेदपुर में एक जैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और हंगामा भी किया। दूसरी तस्वीर में उपद्रवियों को आग की घटना को अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर पथराव को लेकर है, जहां उपद्रवियों ने पुलिस और आम जनता पर पथराव किया। साथ ही चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं जमशेदपुर प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स पूरे इलाके में गश्त कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धारा 144 भी लागू कर दी गई है और स्थिति पर कंट्रोल पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। फ्लैग मार्च लगातार आरएएफ द्वारा और आगजनी भी की गई, उसकी तस्वीरें भी। तो आपको बता दें कि रामनवमी के बाद से कई जगहों पर हिंसा भड़की, जिसमें सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में हालात बिगड़े, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर झारखंड, और अब यह स्थिति जो है फिलहाल झारखंड और छत्तीसगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आतंकवाद और रोहिंग्या मुसलमानों की जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है, उसी कारण से हमारा छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है। और भाई भुवनेश्वर साहू, जिसकी निर्मम हत्या इन मानसिक जिहादियों मुसलमानों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है, आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश को बंद का आह्वान किया है, ताकि उनको भाई को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। और आप सुबह से देखेंगे कि पूरा सब्जी मंडी, बस स्टैंड और पूरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी स्वतः ही हिंदू समाज आगे आकर के बंद कर रहा है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। रामनवमी के बाद कई जगह पर हिंसा हुई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर हिंसा हुई, जिसके बाद तस्वीरें जो नजर आई उसमें तोड़फोड़ भी थी, उसमें आगजनी की तस्वीरें भी थी, पत्थरबाजी भी की गई। आम जनता और पुलिस बल पर भी पत्थरबाजी जो है वो की गई, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। तो देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है वो ऐसा बताया तो जा रहा है कि नियंत्रण में है, लेकिन आपको बता दें कि पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई, आगजनी की तस्वीरें सामने आई, और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। और बेमेतरा में जो कुछ भी हुआ, कल हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे 2 गुटों में कहें तो हिंसक झड़प, और उसकी वजह से वहां स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। धारा 144 लगानी पड़ी है। अब देखिए, चलिए तो अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां-कहां पर हिंसा हुई थी। बिहार में आपने देखा कि किस तरह से हिंसा हुई। इसके साथ ही सासाराम जो कि बिहार में है, यहां पर भी हिंसा देखने को मिली। इसके अलावा हावड़ा, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो वहां पर भी
इसके अलावा हुगली में भी हिंसा भड़की और वहां भी आगजनी की तस्वीरें सामने आई। इसके साथ ही जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, यहाँ पर भी हमने देखा कि तस्वीरें जो हैं वो हिंसा की सामने आई थी। रामनवमी के बाद लगातार कई जगह पर हिंसा देखने को मिली थी और आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर हिंसा देखने को मिली। सासाराम, बिहार शरीफ, इसके साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो हावड़ा में भी हिंसा देखने को मिली। तो हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के जमशेदपुर में इस वक्त क्या हालात हैं उसकी जानकारी के साथ। राजीव, सबसे पहले तो इस वक्त की स्थिति जमशेदपुर की क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। राजीव आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले आप अनम्यूट कर लें। चलिए, राजीव की आवाज नहीं आ पा रही है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनसे फिर जुड़े और क्या कुछ स्थिति जमशेदपुर की है वो उनसे जाने, क्योंकि अभी के जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और धारा 144 लागू कर दी गई है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल वायनाड के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी का वायनाड का ये पहला दौरा है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता गई और उसके बाद अब वो अपने कहें तो पुराने संसदीय क्षेत्र, क्योंकि अब वो उनके लिए पुराना हो चुका है, वहां से सांसद थे, अब उनकी सांसदी नहीं रही, लेकिन कल वायनाड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी का ये वायनाड का पहला दौरा होगा और यहां पर रोड शो भी करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने वायनाड से सीट जीती थी, यहां से सांसद बने थे। हालांकि 2019 के ही एक मानहानि के मामले में उनकी सदस्यता चली गई थी। सूरत कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके बाद उन्हें 2 साल की सजा का ऐलान हुआ था। फिलहाल सदस्यता जाने के बाद पहली बार वायनाड पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और कल यहां पर जनसभा भी करेंगे और रोड शो भी करेंगे। तो देखिए, जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है राहुल गांधी की कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये अक्सर विपक्ष की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है और राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। अब ऐसे में राहुल गांधी वायनाड दौरे पर रहेंगे और वहां जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो सांसदी गई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये लगातार कांग्रेस बताने की लोगों को कोशिश कर रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक दलों की बैठकें लगातार जारी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी अब उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। तो आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो हैं वो पूरा जोर लगा रही हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है और आपको बता दें कि कल भी बीजेपी की एक बेहद अहम बैठक हुई थी। आपको बताएं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के 10 मई को मतदान होने हैं, 13 मई को परिणाम आएंगे और ऐसे में अब सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम या फिर मंगलवार तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और इसके चलते सभी की निगाहें कर्नाटक चुनाव पर लगी हुई हैं। एक तरफ जहां बैठकों का दौर है तो दूसरी तरफ राज्य की चुनावी बाजी जीतने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस जैसी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सहारे बीजेपी सत्ता को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जैसे चेहरे के दम पर दोबारा से सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगी है। वहीं कुमार स्वामी की अगुवाई में जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने की कवायद में है। तो आपको बता दें कि आज देर शाम या कल
हो सकता है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे, क्योंकि आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी परसों की अगर बात कर ली जाए तो परसों एक बैठक हुई थी बीजेपी की, जिसमें कर्नाटक कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, और उसके बाद अगर बात की जाए तो कल एक बेहद अहम बैठक हुई थी बीजेपी के चुनाव समिति की, और मंथन हुआ है, एक लंबा मंथन कर्नाटक में उम्मीदवारों को लेकर। तो कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। कर्नाटक के 30 जिलों में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 36 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं। तो आपको बता दें कि 173 विधानसभा सीटें सामान्य वर्ग की हैं, और आपको बताएं कि बीजेपी ने लक्ष्य भी अपने लिए 150 से ज्यादा का रखा है। 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को कर्नाटक के नतीजे आ जाएंगे। कर्नाटक के 30 जिलों में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 30 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए रखी गई हैं। 173 विधानसभा सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। 10 मई को वोटिंग है, 13 मई को नतीजे आने हैं। विधानसभा के चुनाव है कर्नाटक में। 10 तारीख को वोटिंग होनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कर्नाटक में कुल मतदाता कितने हैं, कुल आबादी कितनी है। देखिए, कुल आबादी की बात कर लें तो 6.1 करोड़ यहां पर कुल आबादी है। वोटरों की संख्या अगर देख ले तो 5 करोड़ 21 लाख के करीब जो हैं वो कुल वोटर्स हैं। महिला वोटर 2 करोड़ 59 लाख के करीब हैं। पुरुष वोटर्स की बात कर लें 2 करोड़ 62 लाख हैं। वहीं थर्ड जेंडर की अगर बात कर लें तो 6,699 मतदाता थर्ड जेंडर से आते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो 5 करोड़ से ज्यादा के वोटर हैं वो 10 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कर्नाटक के लिए अपनी नई सरकार चुनेंगे। बीजेपी ये दावा कर रही है कि कर्नाटक में हम पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से बनाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी ये दावा है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वहीं आपको बता दें कि करीब 58,272 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 24,063 बूथ बनाए गए हैं और 1200 अति संवेदनशील बूथ हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1200 अति संवेदनशील बूथ हैं जहां पर मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। करीब 58,272 कुल पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कर्नाटक में बनाए जाएंगे। तो 1200 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जहां पे मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर सकेंगे। राज्य में कुल पोलिंग बूथ जो क्या हैं वो भी हम आंकड़े आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ ही आपको ये भी बताया कि किस वर्ग के कितने वोटर्स रहने वाले हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ेगा। कर्नाटक का जातीय समीकरण भी आपको हमने बताया। लिंगायत समुदाय यहाँ पर 16% हिस्सा रखता है। तो चलिए कर्नाटक का जातीय गणित क्या है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर ओबीसी 20% है। जातीय गणित जो है कर्नाटक का वो हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी यहाँ पर 20% है और इसके साथ ही कर्नाटक में मठों के प्रभाव की अगर हम बात कर लें तो कुल मठ 600 हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय के सबसे ज़्यादा यानी 400 मठ यहाँ पर है। लिंगायत का 100 सीटों पर सीधा प्रभाव है। 224 में से 52 विधायक लिंगायत समुदाय से आते हैं और बीजेपी का एक खास वोट बैंक माना जाता है लिंगायत समुदाय को। उत्तरी कर्नाटक में लिंगायत का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। कुर्बा समुदाय की बात कर लें तो यहाँ पर 80 से ज़्यादा मठ हैं कुर्बा समुदाय के और 3 समुदाय के राज्य में 38% वोटर्स जो हैं वो कुर्बा समुदाय से आते हैं। राज्य में अब तक 6 सीएम रहे हैं। अगर हम वोकालिगा समुदाय की बात कर ले तो
एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से आ रही है। कानपुर के किदवई नगर में भीषण आग लगी है और इस हादसे में दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। कानपुर से बड़ी खबर, किदवई नगर में आग लगी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से। आप देखिए, पिछले दिनों भी यहां कई दुकानों में आग लगी थी और करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया था। और आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। कानपुर के किदवई नगर में आग लगी है, कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। तो आपको बता दें कि कानपुर के किदवई नगर में आग लगी। ये आग की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये किदवई नगर की तस्वीरें हैं जहां पे भीषण आग लगी और आग की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी कानपुर के कई कपड़ा दुकान जो है वो जलकर खाक हो गए थे। कपड़ा मार्केट में आग लगी थी और अब ये किदवई नगर में कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भीषण आग यहां पर लगी थी। हालांकि कोई हताहत नहीं रहा, समय रहते लोगों को यहां से निकाल लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अमित शाह भारत चीन बॉर्डर से सटे एक गांव किबिथु में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जीवंत गांव कार्यक्रम केंद्र की एक प्रायोजित योजना है, जिसके तहत उत्तरी बॉर्डर से सटे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिले के 86 ब्लॉक में 2967 गांव के विकास के लिए चिन्हित किया गया है। तो देखिए, मिशन अरुणाचल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बेहद अहम ये दौरा होने जा रहा है। अमित शाह का जो अरुणाचल प्रदेश का दौरा है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत चीन बॉर्डर से सटे गांव किबिथु में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। चलिए आपको बताते हैं अमित शाह का मिशन अरुणाचल प्रदेश। यहां पर बता दें कि कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश को काफी सारी सौगातें आज मिलेंगी। किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना को लॉन्च करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। योजना पर 4800 करोड़ का खर्च आएगा। 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांव को किया जाएगा। देखिए, करीब 4800 करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और आपको बता दें कि 19 जिले के कुल 46 ब्लॉक हैं और उनके करीब 2967 गांव हैं जहां पे ये सुविधा जो है वो लोगों को मिल सकेगी। पेयजल, सौर, पवन ऊर्जा, इंटरनेट सुविधा, ये सारी चीजें जो है वो इन गांवों को मिल सकेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह देखिए आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर हरियाणा के सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद में हमला हुआ है। हमलावरों ने नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला किया है। हमलावरों ने मस्जिद में तोड़फोड़ भी की है। सोनीपत से बड़ी खबर। तो हरियाणा के सोनीपत से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां मस्जिद पर हमला किया गया। हमलावरों ने नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला किया है, ये बड़ी जानकारी। तोड़फोड़ भी की गई है, मस्जिद में तोड़फोड़ की है हमलावरों ने, ये बड़ी जानकारी। पुलिस ने 19 लोगों पर मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरियाणा के सोनीपत से। हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद पर हमला किया गया है। दरअसल हमलावरों ने नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला किया। हमलावरों ने मस्जिद में तोड़फोड़ भी की,
जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और 19 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा के सोनीपत से ये बड़ी खबर। देखिए, पुलिस जो है वो अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में भी आ गई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सोनीपत में जो मस्जिद पर हमला किया गया और मस्जिद के पास पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमलावरों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की है। तो सोनीपत से ये खबर थी, जहां पर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला किया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।